हेलो बच्चों, द परफेक्ट क्रिएटर्स में आप सभी का स्वागत है। हम कक्षा 12वीं गणित नवबोध से क्वेश्चंस बना रहे हैं। क्वेश्चंस में अब हम अध्याय 8 समाकलनों के अनुप्रयोग में पहुँचे। इसके पहले वीडियो में हमने पिछले लास्ट समाकलन चैप्टर को पढ़ा है। आप जाके देख सकते हैं इस वीडियो को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया रहेगा। तो अब हम क्वेश्चन बना रहे हैं बच्चों। समाकलनों का अनुप्रयोग ये क्या होता है? हमारे पास बच्चों क्या होता है कि बहुत सारे का क्षेत्रफल यदि निकालना हो तो कोई सबका परफेक्ट शेप रहेगा। जिसका परफेक्ट शेप है, जैसे वृत्त का होता है परफेक्ट शेप होगा, त्रिभुज का परफेक्ट शेप होता है, तो आप उसके फॉर्मूले जानते हैं। पर जिसका परफेक्ट शेप नहीं रहता उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम समाकलन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसमें दो पार्ट आएगा बच्चों, एक वक्र दिया रहेगा और हमारे एक्स अक्ष और बाउंड्रियाँ दिया रहेगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा बच्चों, और उसमें आएगा जब दो वक्र आपस में एक दूसरे को कवर करके एक एरिया बनाएंगे, उसका निकालना रहेगा। तो आज आप पहला टाइप का कर रहे हैं, जिसमें अपन को y बराबर एफ एक्स करके कोई प्रश्न में दिया रहेगा। एक्स अक्ष बाउंड्री रहेगी या फिर कोटि आपको दिया रहेगा, एक्स की बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक दी रहेगी। ये बहुत आसान है बच्चों इसको करना। इस कंडीशन में आपके पास जब बाउंड्री रहेगी एक्स की, कि एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दी है, एफ एक्स डी एक्स दिया रहेगा, तो इसके समाकलन का फॉर्मूला है वाई डी एक्स। तो मैं प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन ले रही हूँ बच्चों। क्वेश्चन दिया है y बराबर 2x माइनस एक्स और एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्रफल को ज्ञात करना। तो यहाँ पर हमको साफ साफ दिया है कि एक्स अक्ष से घिरा क्षेत्रफल है। उस स्थिति में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स अक्ष को काट रहा है, इसका मतलब y बराबर उस स्थिति में क्या होगा, 0 होगा। तो हम यहाँ पर निकालने के लिए हल स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे y बराबर हमको दिया है 2x माइनस एक्स 0। तो एक्स अक्ष पे क्या होता है, एक्स अक्ष पे y बराबर 0 होता है, तो हम यहाँ पर y का मान 0 ले लेते हैं। तो ये हुआ 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 2 बराबर 2 कॉमन निकालेंगे, सॉरी x कॉमन निकालेंगे तो 2 माइनस एक्स बचा। तो हमारा x की वैल्यू आती है 0 और एक x की वैल्यू आती है 2। यानी हमको ये पता चल गया कि हमारी बाउंड्री 0 से 2 है। तो अब हम निकालेंगे कि कोटियों यहाँ पर क्या दी हुई है, कोटियाँ दी हुई है x बराबर 0 जिसको अपन a बोलते हैं और x बराबर 2 जिसको b बोलते हैं, से घिरा क्षेत्रफल, से घिरा क्षेत्रफल। उस स्थिति में हमारे पास सूत्र क्या दिया है बच्चों, 0 यहाँ पर a से b दिया है, a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 0 और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, और यहाँ पर दिया हुआ है एफ एक्स डी एक्स। क्षेत्रफल को निकालें तो एफ एक्स का मान अपने पास कितना दिया है 0 से 2, एफ एक्स का मान दिया है 2x माइनस एक्स स्क्वायर। और आप इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन में आप जानते हैं कि समाकलन में अलग अलग ले लीजिए इसको। ये हुआ 0 से 2, 2x माइनस डी एक्स माइनस 0 से 2x स्क्वायर डी एक्स। तो ले लिया हमने दोनों को यहाँ पर। अब इसको हल कर लेते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप कि हल करेंगे तो यहाँ पर 2 अचर पद है और x का समाकलन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये जो लिमिट है 0 से 2 अब हम लगा लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन हो गया x की घात 3/3, और यहाँ पर लिमिट का मान है 0 से 2, यहाँ पर लिख लिया हमने। अब हमको लिमिट की वैल्यू को रखना है बच्चों। तो लिमिट की वैल्यू को रखने का तरीका होता है कि अपर लिमिट को पहले लगते हैं, माइनस लगा के फिर लोअर लिमिट को रखा जाता है। तो ये हुआ 2, और ये 2 को बाहर निकाल लीजिए, आप कॉमन निकाल लेंगे। तो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर 0 से 2, यहाँ से 1/3 कॉन्स्टेंट हम इसको बाहर निकाल दिए, एक्स की पावर 3 0 से 2। तो आप यहाँ पर तो 1 हो जा रहा है ये। अब एक्स की वैल्यू अपर लिमिट रखिए, एक्स की जगह 2 रख लीजिए, माइनस लगा के एक्स की जगह 0 रख लीजिए, फिर माइनस 1/3 लिखा। तो ये हुआ हमारे पास एक्स की वैल्यू रखी हमने 2 की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3 रख लिया हमने। तो ये हुआ हमारे पास 2 माइनस ये 8/3 हो जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा 6। यहाँ पर हमको एक्स स्क्वायर है तो इसे एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। तो ये स्क्वायरिंग हो गया, ये हो गया हमारे पास ये 4। हाँ, तो ये हो गया 4 3 ज़ा 12 माइनस 8/3, ये 4/3 वर्ग इकाई। इस प्रकार एरिया निकल गया हमारा 4/3 वर्ग इकाई।
तो बच्चों बहुत आसान है, जब आपके पास y की वैल्यू दी हो, एफ एक्स की वैल्यू दी हो और एक्स अक्ष दिया हो या एक्स अक्ष की कोटियाँ दिया हो। एक्स अक्ष देता है तो आप x बराबर 0 ले रहे हैं, या कोटियाँ दिया है तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। अब ऐसे क्वेश्चन देते हैं जो है यहाँ पर हमको कोटियाँ नहीं दिया रहेगा, तब आपको कैसे करना है, उसके लिए मैंने प्रश्न लिया है दूसरे का पहला। ये प्रश्न है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपन 4 धन वाई स्क्वायर अपन 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। तो आप जानते हैं कि दीर्घवृत्त का समीकरण में एक्स स्क्वायर अपन 4 को अपन a का स्क्वायर लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर अपन 9 को अपन b 3 का स्क्वायरिंग लिख लेते हैं, ये 2 का स्क्वायरिंग धन 3 का स्क्वायरिंग बराबर 1। ये दीर्घवृत्त है। दीर्घवृत्त में का हमारे पास डायग्राम कैसा बनता था बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर ये जो b है ग्रेटर देन a यानी कि 3 बड़ा है 2 से, उस स्थिति में आपके y अक्ष के नीचे बड़ा है तो आपका दीर्घवृत्त ऐसा बनता था। ये तो दीर्घवृत्त में यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू रहती है बच्चों, ये x के नीचे 2 है तो ये 2 डिस्टेंस रहता था, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू रहती थी बच्चों 3। तो हमारे पास ये मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक हमको पूरा एरिया का क्षेत्रफल निकालना है, ये पूरा निकालना है। हम क्या काम करेंगे बच्चों, इस आप जानते हैं कि ये जो दीर्घवृत्त है वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों के सापेक्ष सममित रहता है बच्चों। सममित होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर इस हिस्से एक्स अक्ष के राइट हैंड साइड का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा और एक्स अक्ष के नीचे का हिस्सा समान है। उसी प्रकार वाई अक्ष के लेफ्ट हैंड साइड का हिस्सा राइट हैंड साइड का हिस्सा समान है, यानी कि ये 4 इक्वल हिस्से में बटा हुआ है। यानी हम एक एरिया निकाल लें, उसमें 4 का गुणा कर दें तो हमको पूरे का क्षेत्रफल मिल जाएगा। उससे आसानी क्या होगी बच्चों, हम प्रथम चतुर्थांश वाला हिस्से को लेंगे, और प्रथम चतुर्थांश में हमको मालूम है कि y का मान प्लस में होता है। यदि हम इस स्थिति में जाएंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 से 0 है, यहाँ पर -2 से 0 है। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि 4 का मल्टीप्लाई करके। तो सबसे पहला काम रहेगा आपको डायग्राम बनाना। डायग्राम बनाने के बाद आपको बाउंड्री पता चल गई कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से 2 तक जा रही है। तो दूसरा काम रहेगा आपको y की वैल्यू निकालना। क्वेश्चन को इंटीग्रेशन में y dx रखना है, तो वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास इसको यदि हम एलसीएम ले ले तो ये हो जाता है 9x की पावर 4 प्लस 4y स्क्वायर बराबर हो गया 9 चौक 36। हमने इसका एलसीएम ले लिया है बच्चों। अब इसमें से y की वैल्यू निकालेंगे तो 4y स्क्वायर बराबर ये हो गया 36 ऋण 9x स्क्वायर हो गया, 4 का भाग कर देते हैं तो 4y स्क्वायर बराबर हो गया 36 ऋण 9x स्क्वायर बट्टा 4 हो गया ये। तो अब इसका वर्गमूल में ले लेंगे आप, y की वैल्यू को निकालेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 36 ऋण 9x स्क्वायर वर्गमूल के अंदर, और ये 1/2, 4 का वर्गमूल 1/2 हो गया। तो आप धन और ऋण दोनों लेना पड़ेगा आपको। तो हम क्या काम कर रहे हैं, हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं कौन से हिस्से में, प्रथम चतुर्थांश में। तो हम लिखेंगे कि ये प्रथम चतुर्थांश में y प्लस में होता है बच्चों और x भी प्लस में होता है। तो यहाँ पर ये जो प्लस माइनस हमने लिया है तो उस स्थिति में हम उसको क्या काम करने वाले हैं, ये प्लस माइनस में हम सिर्फ प्लस की वैल्यू को लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्लस आ जाएगा तो 1/2 वर्गमूल के अंदर आ गया 36 ऋण 9x स्क्वायर। तो यहाँ पर होने के पश्चात अब हमको क्या काम करना है बच्चों, समाकलन में वैल्यू रखनी है। तो हो गया, यहाँ इसमें लिखेंगे हम कि चूंकि दीर्घवृत्त x व y दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित है, दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित है, इसका मतलब क्या हुआ, अतः प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल, प्रथम चतुर्थांश में दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल पूरे चतुर्थांश का चौथाई होगा। तो हम लिख लेंगे आप पूरा क्षेत्रफल को निकालने के लिए अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर 4 का गुणा गुणित क्षेत्रफल। अब इस हिस्से को हम नामकरण दे देते हैं, ये ओ नाम दे देते हैं, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं। तो हिस्सा ओ ए बी का क्षेत्रफल ओ ए बी।
तो 4 क्षेत्रफल का सूत्र होता है y/dx। अब यहाँ पर देखिए इस पूरे चतुर्थांश का चौथाई को, तो इस चतुर्थांश में x का मान कहाँ से कहाँ तक विचरित हो रहा है, 0 से लेकर 2 तक। तो इसमें लिख लेंगे, इसमें x का मान 0 से 2 तक विचरित होता है। तो x का मान 0 से 2 लिख लिया हमने, तो ये हुआ 4। वैल्यू रख देते हैं 0 से 2। y की वैल्यू है अपने पास 4/1/2 है, तो यहाँ रख लिया हमने। और वैल्यू लिख लिया हमने यहाँ पर 36-9x² dx। अब इसको आगे हल कर लेते हैं हम। ये हो जाएगा 2। यहाँ से यदि हम 9 कॉमन निकालें तो बाहर निकल के बन जा रहा है 3। तो 0 से 2, हम 3 को बाहर निकाल 9 को बाहर निकाल के 3 लिख लिया है बच्चों। तो ये आ जाएगा आपके पास 6/3 का होल स्क्वायर माइनस x² dx, यानी कि आपके पास हो रहा है बार 6, 0 से 2, 2 का वर्ग ऋण x का वर्ग dx। ये हो गया आपके पास प्रश्न। तो इस वाले में देख रहे हैं आपके सूत्र आप जानते हैं, ये वाला हम सूत्र पढ़ के आ चुके हैं पिछले वाले एक्सरसाइज में। पिछले वीडियो में हम सूत्र बनाना भी देखें कि इसका सूत्र होता है समाकलन का 1/2 x इंटू क्वेश्चन, ये करके मैंने बताया है आप लोगों को, प्लस a² साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/a, ये सूत्र होता है हमारे पास बच्चों। तो इस सूत्र में हमको बस मान रखना है और हमारा आंसर हो जाने वाला है। तो आप सूत्र में मान रख लेते हैं बच्चों। तो देखिए इसमें हमने मान रख लिया, बराबर 6 लिखा, गुणित 1/2, हमारे पास x की जगह x है, रूट ओवर x की या a की वैल्यू 2 है यहाँ पर, तो ये भी हुआ 2 का वर्ग माइनस x का वर्ग प्लस 2 का वर्ग साइन इनवर्स x/2। और यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू रख देते हैं 0 से 2। अब आपको क्या करना है, वैल्यू रखने के पश्चात सिंपल अपर लिमिट की वैल्यू रखनी है माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू रखनी है। तो चलिए, तो वैल्यू रखने के पश्चात आप देख रहे हैं कि x की जगह जहाँ जहाँ x था उसकी जगह पहले मैंने 2 रख लिया, फिर x माइनस लगा के लोअर लिमिट x की जगह मैंने 0 रख लिया। यहाँ पर ये x की जगह वैल्यू रख दी है 2 और यहाँ पर रख लिया है 0। तो आप देख रहे हैं तो ये तो 0 हो जा रहा है टर्म्स, तो 0 लिख लिया। ये 2 और 2 कैंसिल होकर साइन इनवर्स 1, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई करके पूरा टर्म्स 0 हो रहा है बच्चों। ये 4 हुआ और ये 0 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करके 0 हुआ। अब इस 1 को हम लिख लेंगे बच्चों साइन 90 और इस 0 को लिख लेंगे हम साइन 0। साइन 0 0 होता है, तो यहाँ पर साइन इनवर्स तो साइन कैंसिल होकर बाद π/2 मिल रहा है और यहाँ पर 0 मिल रहा है। तो ये तो 0 कैंसिल होकर ये आ गया 2π और मल्टीप्लाई करके 6π वर्ग इकाई। तो बहुत आसानी से बच्चों बन जाता है इस प्रश्न को। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 3 लिया है मैंने, वक्र y बराबर 4x ब्रैकेट में x-1 x-2 का x अक्ष के सापेक्ष घिरे क्षेत्र को निकालना है हमें। तो जब भी आपको प्रश्न आए, वक्र दिया हो, x अक्ष दिया हो, तो आप समझ जाइए कि आपको पहला टाइप का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या काम करते हैं उसमें कि वक्र जो दिया हुआ है y बराबर 4x x-1 x-2, तो इसमें x अक्ष दिया है, यानी कि x अक्ष पर क्या होता है, y बराबर 0 होता है। तो यदि हम y बराबर 0 ले लें तो 0 4x x-1 और x-2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि x का मान एक 0 आएगा, एक 1 आएगा और एक 2 आएगा। तो x की जो 3 मान प्राप्त हो रहे हैं तो बच्चों, तो इस 3 मानों से हम एक रफ डायग्राम जरूर बनाने की कोशिश करेंगे। कारण में आपको मैं बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे जब x का मान यहाँ पर हमारे पास 0 है, जब x बराबर 0 है, उस स्थिति में y बराबर कितना आता है आप रखेंगे। सवाल है आपके पास 4x x-1 x-2, तो उस स्थिति में y बराबर कितना आ रहा है आपके पास 0 आ रहा है। तो एक 0 0 पॉइंट है आपके पास, ये भी 0 आ रहा है, तो एक पॉइंट हो गया 0 0, इसको हम a पॉइंट दे देते हैं, तो a पॉइंट हो गया हमारा 0 0। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट जब हम x और x की वैल्यू को 1 रखते हैं बच्चों, तो x की वैल्यू जब 0 और 1 के बीच में क्या पोजीशन है हमको ये पता होना चाहिए। तो x बराबर 1 पर भी 0 है, तो यहाँ पर x बराबर 1 पर भी y का मान कितना है 0, यानी कि हमारे पास 1, 0 एक और पॉइंट है, परंतु 0 और 1 के बीच में
हमारा ग्राफ कहाँ रहेगा, ऊपर एक्स अक्ष के ऊपर कि एक्स अक्ष के नीचे, ये देखने के लिए हमको एक्स की वैल्यू को हम तकरीबन मान लेते हैं कि आधा रखते हैं, एक रफ आइडिया लेने के लिए। तो हम इसमें एक्स की जगह हाफ रखते हैं, तो वाई बराबर हो जाएगा 4/2, आधा ऋण 1, फिर आधा ऋण 2, ऐसा रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2, आधे में से घटा है -½ ये हो जाएगा -3/2। तो ये कैंसिल होके ये हो जाएगा आपके पास 3/2। तो आपको अंदाजन एक मिल रहा है कि x बराबर 1/2 पे y का मान 3/2 मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास ये 1,0 तो एक पॉइंट था हमारे पास, तो हाफ पर मतलब x की वैल्यू जब आपकी हाफ रहती है उस वक्त y की वैल्यू 3/2 है। तो यहाँ पर जब 3/2 रफ डायग्राम लिया तो दूसरा पॉइंट आपको यहाँ मिल रहा है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि हम 0 से चले थे, 1 पर 0 था, तो उन दोनों के बीच में हमारा जो वक्र है ऊपर की तरफ राउंड किया है। अब हम नीचे देखते हैं। अब अगला पॉइंट अपन ने दिखा है कि 2 = 0 पर भी हमारा क्या मिल रहा था, ये 2 = 0 पर भी y का मान 0 है। तो उस स्थिति में एक अगला पॉइंट तो 2,0 है। तो अब इस स्थिति में 1 और 2 के बीच में हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, 1 और 2 के बीच में 1.5 ले लेते हैं। 1.5 मतलब 3/2 होता है बच्चों। तो y की वैल्यू को 3/2 और x की वैल्यू को 3/2 रख लेते हैं। तो x की वैल्यू 3/2 रखा मैंने, 3/2 - 1 रखा और 3/2 - 2 रखा। तो उस स्थिति में देखिए ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा ऋण 1/2। तो 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा ऋण 3/2। तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि इसकी नेगेटिव वैल्यू आई है। इसका मतलब यदि नीचे की तरफ लेकर गए हम ग्राफ में तो ऋण 3/2 हमारी y की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर एक पॉइंट मिला कि x का मान जब हम 3/2 लेते हैं तो y का मान ऋण 3/2 मिल रहा है। इसका मतलब हमारा ग्राफ नीचे की तरफ टर्न करते हुए वापस जाता है 0 पॉइंट पे, एक्स अक्ष पे जाके मिलता है। तो इसका मतलब हमने ये देख लिया कि हमने ये पता लगा लिया कि x 3 पॉइंट पे ये एक्स अक्ष को क्रॉसिंग कर रहा है, 3 पॉइंट पे क्रॉसिंग कर रहा है। तो एक पॉइंट ऊपर से ले जा रहा है और एक पॉइंट नीचे से एक जा रहा है। तो अब साफ साफ हमको दिख रहा है, नामकरण कर लेंगे। यदि ये ए बिंदु है तो ये बी बिंदु ले लें, ये सी ले लें, ये डी ले लें और ये ई ले लें। तो हमारे पास इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है और हमको इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। तो दोनों के क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे। अब मेन बात यह है कि जब इस एरिया के क्षेत्रफल में x का मान कहाँ से कहाँ तक विचरित होता है, 0 से लेकर 1 तक। और इस एरिया में x का मान कहाँ से कहाँ तक विचरित होता है, 1 से लेकर 2 तक विचरित होता है। दूसरा कंडीशन ये है कि जब इस एरिया के लिए हम जब y का मान समाकलन में रखेंगे y dx, तो y का मान पॉजिटिव लेंगे हम। और जब इस एरिया में हम के लिए जब समाकलन के सूत्र में रखेंगे क्षेत्रफल के, तो y dx के जगह हम -y dx लेंगे। तो अब वैल्यू रखते हैं बच्चों। तो हमने लिख लिया बच्चों, अभिष्ट क्षेत्रफल हो जाएगा क्षेत्रफल ABC प्लस क्षेत्रफल CDE, और इसमें y का मान +y dx लिखेंगे। एक समाकलन का लिमिट हो जाएगा 0 से 1, इस एरिया के लिए समाकलन का लिमिट हो जाएगा 1 से 2। तो देखिए हमने लिख लिया, इसमें y की जगह माइनस रखा है, कारण बता दिया मैंने आपको। अब y की वैल्यू को रख लेते हैं। y का मान दिया हुआ है 4x और x - 1 x - 2 dx। इसमें भी y का मान रख लेते हैं, ये 1 से 2 है। इसमें y का मान है 4x x - 1 x - 2 dx। तो इस स्थिति में हम 4 समाकलन को हल वो कर लेते हैं, खोल देते हैं, कोष्टक को पहले खोल लेते हैं, काम करते हैं समाकलन करने से पहले। तो हमारा ये समीकरण हो जाएगा 4x³ ऋण 12x² धन 8x। ये मैंने डायरेक्ट खोल के लिख लिया है बच्चों। इसमें भी 4x³ ऋण 12x² धन 8x लिख लिया। अब समाकलन करते हैं। समाकलन करेंगे आप तो इसके समाकलन को देखेंगे तो आप आ जाएगा 4x⁴/4 ऋण 12x⁴3/3 धन 8x²/2। और ये समाकलन का मान हो जाएगा 0 से 1 माइनस नीचे वाले में मान रखते हैं सेम समाकलन 4x⁴ का समाकलन x⁴4/4 ऋण 12x² का समाकलन x⁴3/3 धन 8x²/2 और समाकलन का मान हो जाएगा 1 से 2। तो समाकलन के मान रखेंगे तो आप यहाँ पर ये कट रहा है, 3 चौक 12 2 चौक 8। तो यहाँ पर भी सेम कैंसिल कर लेते हैं बच्चों ताकि छोटा हो जाए हमारा पद। ये हो गया। अब x की अपर लिमिट की वैल्यू को रखेंगे आप, तो देखते चले जाइए। देखिए x की जगह आपको क्या रखना है 1, तो यहाँ पर 1 रखे तो 1 की पावर 4 1 हुआ, ये हुआ 4। x यहाँ पर भी 1 हुआ प्लस 4
यहाँ पर भी x की जगह 1 रख दिया, तो ये हमारा टर्म्स क्या हो गया, पूरा ये आंसर आ गया। माइनस लगा के अब आप 0 रखेंगे, 0 की वैल्यू को रखेंगे, तो x की जगह 0 रखेंगे, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, मतलब पूरा टर्म्स 0 हो जाएगा। तो ये वाला पद को हल करके हमने लिख लिया, माइनस लगाया। अब x की जगह हमको कितना रखना है बच्चों, 2 रखना है, तो x की जगह 2, 2 की घात 4 हुआ, माइनस हुआ 4, 2 की घात हुआ 3, धन हुआ 4, 2 की घात हुआ 2, ये छोटा ब्रैकेट लगा लिया, माइनस x की जगह हमको क्या रखना है 1 बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 ऋण 4 धन 4। ये आपका आंसर हो जाएगा जब x की जगह आप 1 रखते हैं। तो ऊपर का आंसर धन ऋण कैंसिल होके दे रहा है 1 मिल रहा है बच्चों, ये माइनस हो गया, 2 की घात 4 16 हो जाएगा बच्चों, या ये हुआ 8, 8 चौक 32 हो जाता है बच्चों, और 4 4 चौक ये हो गया 16। यहाँ पर इसका आंसर ये, और ये धन ऋण कट के 1 मिल रहा है आपको, तो ये 16 16 32 और ये ऋण 32 ये भी कट गया बच्चों, तो 1 ऋण ये ऋण 1 है तो धन 1 हो गया, टोटल मिला के 2 वर्ग इकाई हमको ये आंसर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 लिया है बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए y बराबर log x दिया है, y बराबर 0, x और x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल याद कीजिए। तो x बराबर 2 एक कोटि दी हुई है, आपके पास एक बाउंड्री दिया हुआ है, x का दूसरा मान क्या है उसके लिए आपको हिंट दिया है कि y बराबर 0, यानी आपको लेकर चलना है। तो हमारे पास वक्र का समीकरण y बराबर log x है, तो y बराबर log x लिखा हमने, y का मान 0 है तो 0 बराबर log x हुआ, हमारे पास y का मान रख लिया कि y हम 0 ले रहे हैं। तो आप जानते हैं log x यहाँ पर है तो 1 क्या होता है, log 1 का मान 0 होता है, तो log 1 बराबर 0, तो log x कैंसिल करके x का मान मिल गया आपको 1। तो हमारे पास बाउंड्री हो गई है, एक 1 और एक हमको दी हुई है 2। तो अभीष्ट क्षेत्रफल डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। अभीष्ट क्षेत्रफल का मान हो गया 1 से लेकर 2 y dx, तो यहाँ पर 1 से लेकर 2 y की जगह log x dx। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि 2 का समाकलन नहीं होता, एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का और एक log का। तो उस स्थिति में हम 1 को सेकंड फलन मान के log x को फर्स्ट फलन और इसको सेकंड फलन मान के हल करेंगे। तो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं खंडेस्थ समाकलन का सूत्र क्या होता है, मैं बोलते चल रही हूँ। फर्स्ट फलन इसको बोलूँगी, सेकंड फलन इसको बोलूँगी। जहाँ फर्स्ट बोल रही मतलब log x रखूँगी, जहाँ सेकंड बोल रही मतलब 1 रखूँगी मैं। तो फर्स्ट इज सेम, सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन का चिन्ह पहले का अवकलन गुणा दूसरे का समाकलन, करली ब्रैकेट, फिर dx और पूरे का ब्रैकेट लगा के आपका समाकलन अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों रख लिया हमने। तो अब आप इसको हल करते हैं बच्चों। तो log x 1 का समाकलन x माइनस समाकलन का चिन्ह log x का 1/x, x 1 का हो गया x dx, और ये आपके पास देगा 1 से 2 ये कैंसिल हो के यहाँ 1 मिल रहा है बच्चों। और 1 का कितना होता है, इस x को मैं सामने लिख दे रही हूँ, -1 का समाकलन x होता है। तो ये हो गया आपके पास 1 से लेकर 2 हो गया। अब आप इसके मान को रख लीजिए, अपर लिमिट को पहले लिखिए, तो 2 log 2 माइनस x की जगह 2 रखा, तो अपर लिमिट माइनस अब x की जगह लोअर लिमिट रखिए, 1 log 1 -1 की जगह x की जगह 1 रखा, और log 1 का मान कितना होता है बच्चों 0। तो ये log की प्रॉपर्टी यूज़ करके आप जानते हैं कि पावर में चला जाता है, तो 2 हो जाएगा -2, ये 0 होता है 0, और ये माइनस माइनस करके +1 हो जाएगा। तो ये हो गया log 4, और इसको माइनस करेंगे तो -1 वर्ग इकाई। इस प्रकार ये क्षेत्र प्राप्त होता है। अब आप देख रहे हैं प्रश्न को, कभी कभी आपके पास कोटि डायरेक्ट दी रहेगी और कभी कभी एक हिंट दिया रहेगा जिससे आपको मॉडल निकालने में आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। 5वां प्रश्न को देखिए बच्चों। क्वेश्चन है x² धन y² बराबर 1, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल याद कीजिए। तो आप देख रहे हैं, आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि वृत्त स्टैंडर्ड फॉर्म से यदि कंपेयरिंग करें x² धन y² बराबर r², इसमें केंद्र क्या होता था बच्चों, केंद्र होता था 0 0 और त्रिज्या होती थी r। यदि हम त्रिज्या से तुलना करें तो r का मान इसमें दिया हुआ है 1, यानी हमको एक ऐसा वृत्त दिया है जिसका केंद्र 0 0 है, त्रिज्या r है। तो ये वृत्त यदि हम बना लें, मैंने तो ऐसे बनाया, आप राउंड से भी बना सकते हैं। केंद्र 0 0 और त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 1 दी हुई है, तो ये पॉइंट हो गया 1,0, ये एक त्रिज्या है आपके पास। तो आपको एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है, तो चारों
में से एक चतुर्थांश यानी आपको इसका क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। इसका नामकरण कर दें तो OAB लिख सकते हैं बच्चों। यदि आपको एक चतुर्थांश ना बोल के डायरेक्ट बोले कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो आप इसमें 4 का गुणा कर सकते हैं, तो ताकि पूरे 4 हिस्से का क्षेत्रफल आपको मिल जाए। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि यह वृत्त क्या है। अब जाने कि चारों का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो वृत्त x व y दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित है। दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित है। यानी इसके लिखने का मतलब ये है कि आप किसी का भी हिस्से का क्षेत्रफल निकालेंगे सेम आएगा आपका। तो यहाँ पर हमारे पास आप y के मान निकाल लेते हैं हम। तो y का मान निकलेगा y² बराबर, इसको लिखेंगे तो 1 - x² है, यानी y का मान मिलेगा आपको प्लस माइनस रूट के अंदर 1 - x²। यदि हम प्रथम चतुर्थांश में ले रहे हैं तो प्रथम चतुर्थांश में क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर y का मान को क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो हमने प्रथम चतुर्थांश में इसका मान को पॉजिटिव ले लिया। तो दूसरा हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब हमको अभिष्ट क्षेत्रफल निकालना है। अभिष्ट क्षेत्रफल यानी कौन से क्षेत्रफल को निकालना, OAB का क्षेत्रफल। OAB का क्षेत्रफल, और आप जानते हैं कि OAB के क्षेत्रफल का सूत्र हम लेकर चल रहे हैं y/dx। और यहाँ पर x का मान आप देख रहे हैं कि 0 से 1 की तरफ विचलित होता है। तो 0 से 1 यहाँ पर लिख सकते हैं कि x का मान प्रथम चतुर्थांश में 0 से 1 के बीच विचलित होता है। ये आपकी लिमिट बता देता है। हमने रख लिया है यहाँ पर मान, तो y का मान रखा हमने, तो ये हुआ 0 से 1 रूट के अंदर 1 - x² dx। तो आप इसका फॉर्मूला जानते हैं, हम पिछले वीडियो में कर भी चुके हैं। इस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 x इंटू क्वोशन प्लस, ये देखिए फॉर्मूला बच्चों यहाँ पर a² - x² dx का समाकलन का फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 x इंटू क्वेश्चन बोलने का मतलब एज इट इज इसको रख लीजिए, प्लस a² साइन इनवर्स x/a। क्या होता है, यहाँ पर x² के सामने जो दिया रहता टर्म्स, यहाँ पर इस प्रश्न में हमारे पास x² की a की जगह 1 है, तो अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रख रही हूँ मैं। 1/2 लिखा मैंने, x इंटू क्वेश्चन लिख लिया मैंने, प्लस a² लिख लेते। a² यहाँ पर a की वैल्यू 1 दी है तो 1 लिख लिया हमने। साइन इनवर्स x/a, तो यहाँ x की जगह x है, a की जगह तो 1 है, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को रख ले रहे हैं। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। अब वैल्यू को रख लेते हैं, तो 1/2 x की जगह आप रख लीजिए 1, यहाँ रखेंगे तो 1 रूट के अंदर 1 - 1 प्लस साइन इनवर्स 1, ये हो गया। अब -0 रख लीजिए, तो 0 रूट के अंदर 1 - 0 प्लस साइन इनवर्स 0, ये हो गया आपके पास। अपर लिमिट में x की जगह 1 रख लिया, लोअर लिमिट में x की जगह 0 रख लिया हमने। अब इसकी वैल्यू को अब आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये टर्म 0 हो जाता है, तो ये 0 हो गया। प्लस 1 का आता है साइन 90 होता है 1, तो हम 1 को लिख लेंगे साइन 90, माइनस ये टर्म 0 हो गया, ये हुआ साइन इनवर्स 0 का आता है साइन 0 में। तो उस स्थिति में हमारे पास ये 1/2 है, साइन और साइन इनवर्स कैंसिल होके ये π/2 मिल रहा है बच्चों, और ये तो कैंसिल होके 0 मिल रहा है। तो इस प्रकार ये π/4 वर्ग इकाई ये आंसर प्राप्त होता है। तो इस बात याद रखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में हो सकता है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल ना देकर बोले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो आप उस स्थिति में यहाँ पर 4 का गुणा कर लेंगे तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में लिया है बच्चों, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे इसके क्वेश्चन बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आपको सारे मेरे वीडियोस यदि अच्छे लगते हैं, यदि समझ में आते हैं, तो आप उसको लाइक ज़रूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी नोटिफिकेशन में आप सबसे पहले आप देख पाए कि मैंने अगला वीडियो कौन सा डाला है। तो चलिए आगे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये जो आज के एक्सरसाइज कर रहे हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट 11 के कॉन्सेप्ट के ऊपर है। तो ये मैंने एक 7वां जो क्वेश्चन लिया है थोड़ा सा अलग है, उसका अलग होने का कारण भी देख लीजिए। y = x उसके घन 4 का रेखाओं y = 0 और y = 5 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा अभी तक जो प्रश्न किए थे जिसमें जो कोटियाँ या बाउंड्री दी हुई थी, वो कोटियाँ या बाउंड्री x का मान दिया हुआ था। यहाँ पर ये x का मान ना देके y का मान दिया है। तो इस स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा
सूत्रों में बदलाव करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए, जब भी आपके पास y बराबर x² - 4 ऐसा दिया हो तो ये एक परवलय का समीकरण होता है, आप जानते हैं। तो मैं कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें आपको बताई दे रही हूँ जिसको आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना है कि आप जब भी आप रेखा का समीकरण लेते हैं बच्चों, तो रेखा का समीकरण में x और y दोनों का वर्ग नहीं रहता। ax धन b y बराबर कांस्टेंट टर्म्स कोई भी लिया तो ये रेखा का समीकरण जब x और y का पावर 1 है तो समझ जाइए वो एक रेखा का समीकरण होता है। जब एक्स स्क्वायर की पावर हो और वाई की पावर ना हो उस कंडीशन में, या वाई स्क्वायर की पावर और एक्स की पावर 1 ना हो, उस स्थिति में वो परवलय का समीकरण हो जाता है बच्चों। ये परवलय का समीकरण हो जाता है जब एक्स स्क्वायर और धन वाई स्क्वायर, और यहाँ पर कोई ये एक पद कोई भी, ये वृत्त का समीकरण हो जाता है। परंतु जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों का वर्ग हो, जब इसके नीचे दोनों के नीचे सेम हो या 1 हो, और जब इसके नीचे अलग अलग हो, उस स्थिति में यदि कोई समीकरण मिलता है तो ये दीर्घवृत्त का समीकरण हो जाता है बच्चों। तो इस प्रकार कुछ फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा कि दोनों का पावर नहीं है तो वो रेखा को शो कर रहा है। परवलय में एक की एक्स की पावर रहेगी, वाई की नहीं रहेगी, या वाई की पावर रहेगी, एक्स की नहीं रहेगी। वृत्त में दोनों की पावर रहेगी परंतु नीचे कांस्टेंट टर्म्स एक रहेगा। दीर्घ वृत्त में दोनों की पावर रहेगी परंतु नीचे कांस्टेंट टर्म्स अलग अलग रहेंगे। तो इस स्थिति में अभी जो प्रश्न लिया है तो देख रहे हैं आप, एक्स की पावर है, वाई की पावर नहीं, यानी कि साफ साफ पता चल रहा है कि क्या ये एक परवलय का समीकरण। तो अभी परवलय के कौन सा फॉर्म है इसको आपको देखना पड़ेगा। परवलय के 4 फॉर्म होते हैं बच्चों। 4 फॉर्म में यहाँ पर देख लीजिए, चारों फॉर्म को मैं आपके सामने लिखकर दिखा रही हूँ। वाई के बराबर 4ax होता है जब यहाँ पर y की पावर हो, x की पावर ना हो, पॉजिटिव हो। तो आप ये देखें 11th क्लास में आपका डायग्राम ये बनता है, ये जो शीर्ष से 0 0 रहता है पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव की तरफ खुलता है, और इसकी जो नाभि रहती है ये a,0 कहलाती है। परंतु यदि यही वाला क्वेश्चन में वाई स्क्वायर बराबर -4ax रहे, एक्स के सामने माइनस रहे, तो यहाँ पर डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। शीर्ष अभी भी 0 0 है इसका, परंतु इसकी नाभि हो जाती है a,-a,0। ये नाभि है, ये नाभि है, ये यहाँ का डिस्टेंस है। और तीसरा फॉर्म आपका हो जाएगा बच्चों यहाँ पर एक्स उसके बराबर 4ay। जब एक्स उसके बराबर 4ay रहेगा, y पॉजिटिव में रहेगा, तो आपका मेन अक्ष y अक्ष हो जाएगा। पॉजिटिव दिया है इसलिए y अक्ष के ऊपर सापेक्ष सममित करते हुए परवलय बनाएंगे आप। शीर्ष 0 0 रहेगा और आपका नाभि हो जाएगा 0,a। परंतु जब ये नेगेटिव फॉर्म में रहेगा तो आपको नीचे की तरफ बनाना पड़ेगा, और शीर्ष 0 0 और आपकी नाभि हो जाएगा 0,-a। ये 4 तरीके के फॉर्म होते हैं। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मूला यही यदि पता रहेगा तो आपको बनाने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स उसके बराबर क्या है, ये y+4 है, ठीक है। तो ये परवलय का समीकरण है, ये लिख लीजिए, यह परवलय का समीकरण है। अब शीर्ष इसको कैसे पता करेंगे, तो ये 0,x,0 को होल स्क्वायर लिख लीजिए। ये y+4 है, यहाँ पर एक कॉमन निकला है तो इसको हम स्टैंडर्ड फार्मूला से कंपेयरिंग करेंगे। x - अल्फ़ा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 y+4। स्टैंडर्ड फार्मूला बीटा ले लिया हमने यहाँ पर, तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाती है 0 और बीटा की वैल्यू हो जाती है -4। उस स्थिति में हमारा ये कहलाता है अल्फ़ा बीटा जो 0 है, ये अल्फ़ा बीटा ये कहलाता है हमारा शीर्ष। यहाँ पर शीर्ष कितना हो गया, 0,-4 हो गया। और अक्ष कौन सा होगा इसका बच्चों, अक्ष होगा y के साथ धनात्मक है ये, तो y की धनात्मक दिशा, y की धनात्मक दिशा। तो अब आप इसको बनाइए। यहाँ पर स्टैंडर्ड फार्मूले में आपको मैंने क्या बताया कि उस स्थिति में यहाँ पर y के साथ कोई कांस्टेंट टर्म्स नहीं रहता था, x के साथ कांस्टेंट टर्म्स नहीं रहता है। परंतु उस स्थिति में यदि y और x के साथ कांस्टेंट टर्म्स हैं, उस स्थिति में y - बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax - अल्फ़ा से कंपेयरिंग किया जाता है। ये अल्फ़ा बीटा उस स्थिति में उसका शीर्ष शो करते हैं। अल्फ़ा बीटा ले लिया, x अक्ष है तो x अक्ष के समानांतर बनाया जाता है और पॉजिटिव है इसलिए x अक्ष की पॉजिटिव दिशा में हम परवलय को बनाते हैं। ये तब लगाया जाता है जब परवलय में आपका शीर्ष 0 0 ना हो। तो यहाँ पर भी हमारा परवलय में शीर्ष 0 0 नहीं है तो शीर्ष हमारा 0,4 मिल रहा है। यानी डायग्राम यदि आप देखते हैं तो डायग्राम आपको ऐसा प्राप्त होता है। पर 0,4 बच्चों ये हो गया 0,4 ये हो गया 0,-4 ये हो गया। अब आपकी y की धनात्मक दिशा में खोलना है तो आपको ये ऐसा परवलय बनाना पड़ेगा, ये आपको निकालना है। और y का मान कितना दिया है, y का मान 0 से लेकर y का मान 5 तक आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो आपका
0 से लेकर 5 तक के एरिया के आपके क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो ये y का मान 0 ये यहाँ हुआ है बच्चों एक ठोक, और y का मान जब 5 बोलेंगे तो 5 यहाँ तक आएगा, यानी आपकी जो y बराबर 0 लाइन है ये लाइन है, और y बराबर 5 वाली लाइन ये लाइन है बच्चों। तो यहाँ पर आपको ये क्षेत्रफल निकालना है। आप ये क्षेत्रफल देख रहे हैं तो ये किस अक्ष के सापेक्ष सममित है, इसका हिस्सा एक जैसा है, यानी y अक्ष के दोनों तरफ के हिस्से सेम है। तो ये लिख लेंगे जो y अक्ष के सापेक्ष सममित है, तो हमको क्षेत्र जो निकालना है ये ABCD निकालना है क्षेत्रफल। हम क्या काम करेंगे, एक एरिया का क्षेत्रफल निकाल के उसमें डबल मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा एरिया का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो O, ये यहाँ पर O नाम दे दिया, BCDE नाम दे देते हैं, तो हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल हो जाएगा। अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर समाकलन में क्या आ रहा है, आपका बाउंड्री क्या है, y का मान दिया है। अभी तक बाउंड्री x का मान दिए रहते थे तो हम लिखते थे y dx, परंतु यहाँ पर जब आपको बाउंड्री y दी है तो आपको y लिखना पड़ेगा, तो dy लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x dy। तो यहाँ पर y का मान कहाँ से कहाँ तक विचलित हो रहा है, 0 से लेकर 5 तक विचलित हो रहा है, तो आपको यहाँ पर 0 से लेकर 5 तक लिखना पड़ेगा। तो आप लिख लीजिए 0 से लेकर 5 तक, और आप डबल मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों डबल कर रहे हैं, क्योंकि हम इसका हिस्सा निकालने के बाद उसमें 2 का हिस्सा इस हिस्से का भी सेम है, तो एक हिस्से का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस हिस्से से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 हो गया। x का मान आपके पास दिया हुआ है 0 से 5, x का मान यहाँ से निकालेंगे तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा, y+4 dx। आप इसका समाकलन करेंगे तो आप जानते हैं, dy चल रहा है, जब इसका समाकलन करेंगे तो इसकी पावर कितनी है बच्चों, इसकी पावर है 1/2। तो इसका समाकलन करेंगे आप तो ये हो जाएगा y+4 की पावर 3/2, और नीचे भी कितना आ जाएगा 3/2, और सामने तो ये 2 है बच्चों, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट को आप रख लीजिए। रखने के पश्चात अब मान रख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर हम मान रखेंगे तो देख लीजिए, यहाँ पर ये हुआ आपके पास 4/3, इसको बाहर कर लिया मैंने। अब एक y का मान को 5 रख लीजिए, 5 धन 4 पूरे की घात 3/2, ऋण y की जगह 0 रख लीजिए, 0 धन 4 पूरे की घात 3/2, ये वैल्यू में रख देते हैं हम। तो ये हुआ कितना, 9 हुआ। 9 को लिख लेते 3 की घात 2 और गुणित 3/2 है आपके पास, और ये है 4 को लिख लेते हैं 2 की घात 2 गुणित 3/2 है आपके पास। तो ये 2 कट गया तो 3 की घात 3 कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 27, ऋण ये 2 कट गया, 2 की घात 3 हो जाएगा 8, और जब आप इसको हल करते हैं तो आपका 76/3 आंसर आ जाएगा, और ये आंसर हो गया इतना वर्ग इकाई। तो ये किस हिसाब से क्वेश्चन अलग है बच्चों, इस हिसाब से अलग है कि यहाँ पर x की जगह y का मान दिया है, तो जब आपको x की जगह y का मान दे उस स्थिति में आपको dy के सापेक्ष समाकलन करना रहेगा, और जब x का मान देगा तो तब आप dx के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम आगे के क्वेश्चंस लेकर। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।